स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से आइए बच्चा जी, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, हम लोग संघ पढ़ेंगे। ठीक है, संघ की बात किए थे, फाइल की बात किए थे, और आज हम लोग सबसे बड़ा संघ पढ़ेंगे ना जी। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार बताइए आप लोग कैसे हैं और ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी जा रही है। एक बार आप सभी लोग बताइए। यस सर गुरुजी, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी एकदम मस्त है जी। हाँ, एक बार सभी लोग बताइएगा। हम लोग पिछले क्लास में पौड़ी फेरा को खत्म कर लिए थे ना जी। पौड़ी फेरा पढ़ लिए, सिलेंट्रेटा पढ़ लिए, यानी नाइडेरिया पढ़ लिए, इकाइनोडर्मेटा पढ़ लिए, सॉरी इकाइनोडर्मेटा नहीं पढ़े ना जी, प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ लिए और एस्केल्मिन्थीज पढ़ लिए। और आज पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा संघ ना जी, सबसे बड़ा संघ जिसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो आप बोलिएगा आर्थ्रोपोडा। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में। आज का क्लास है जंतु जगत ना जी, चैप्टर नंबर 4 है और क्लास नंबर 9 है गुरुजी। यहाँ 8 तो हम लोग पिछले क्लास में ही कर लिए थे। ये चैप्टर, ये क्लास कितना है, 9 है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़ेंगे जी, आर्थ्रोपोडा। और ये आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, 2/3 हिस्सा में ओनली आर्थ्रोपोडा है। तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से जीव आते हैं ना जी। चलिए बढ़े आगे, बोलिए जी। यस सर बढ़े आगे जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। इससे पहले जो है आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास गुरुजी। हाँ, एक बार शेयर होना चाहिए। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जैसे कमेंट तो नहीं दिख रहा है जी आप लोगों का, कमेंट आप लोगों का नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन फिर भी जुड़ चुके हैं। जैसे बिट्टू कुमार, आरोही पांडे, कृष्णा, राजा और बहुत सारे और बच्चे। कौन कौन है जी गुरुजी क्या हुआ जी, जल्दी से चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बोलिए स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, चलिए जी। हाँ बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। पिछले क्लास की अगर बात करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए एक बार याद कर लीजिए। हम लोग संघ की बात किए थे। किसकी बात किए थे बच्चा जी, हम लोग संघ की बात किए थे। और इस संघ में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक आप देखिए कि संघ में हम लोग कौन कौन संघ पढ़े। तो पहला तो एक पौड़ी फेरा था, बोलिए तो आप लोग, पौड़ी फेरा हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं जी। दूसरा बताइए कौन सा था, दूसरा कौन सा है, जल्दी से बताइए आप लोग। दूसरे नंबर में आप लोग पढ़े थे, हाँ जल्दी से, इकाइनोडर्मेटा भी पढ़ लिए थे जी। हाँ, इकाइनोडर्मेटा की हम लोग बात किए थे, इकाइनोडर्मेटा को पढ़ लिए थे। हाँ नहीं पढ़े थे इकाइनोडर्मेटा, बोलिए जल्दी, याद है आप लोग को। चलिए याद है तो चलिए लास्ट आपको केवल बता दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास ओनली बात करते हैं, लास्ट क्लास क्या बात किए थे, क्या पढ़े थे। चलिए बात करते हैं हम लोग संघ आर्थ्रोपोडा की। किसकी बात करेंगे जी, संघ आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे जी। हम बात करने वाले हैं संघ आर्थ्रोपोडा की। ठीक है जी। हाँ, बहुत सारे मिस्टर सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। IIT बॉय, वंदना कुमारी, कृति कुमारी, आशु, खुशबू, रिया, आर्या, सतेंद्र, बिट्टू, शिवम, IS, दिव्या, बहुत सारे, गुड्डी, मुन्ना, अविनाश, अंजलि, मिस्टर सुमित कुमार, उसके बाद खुशबू, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थ्रोपोडा जिस तरह से अन्य संघ पढ़े थे ठीक वैसे ही यह भी संघ है, लेकिन अंतर यह है कि अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है तो आप कहिएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। यानी जंतु जगत का अगर सबसे बड़ा संघ कोई है तो वो है आर्थ्रोपोडा। कौन सा जी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले आर्थ्रोपोडा होता क्या है। देखिए समझिए, सबसे पहले इसमें जो है आर्थ्रोपोडा इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जो संधि युक्त
उपांग पाए जाते हैं, यानी कि संधि युक्त का मतलब हुआ जोड़ा में, उपांग का मतलब हुआ पैर। यानी इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होंगे उन सारे जीवों का जो शरीर होगा वह संधि पाद युक्त यानी कहेंगे संधि युक्त और उपांग पाए जाते हैं। यानी संधि यानी जोड़े में होंगे और उपांग मतलब पाद होंगे। यानी कि हाँ, इसी बात से आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा संघ होगा, तो आर्थ्रोपोडा संघ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, और भी विशेषता की बात करेंगे। ठीक है जी, और भी विशेषता की बात करेंगे। इन संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे वो इसमें हाँ बहुत सारी विशेषताएं मिलेगी। हाँ ठीक है सुमित, हम कहाँ गए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सुमित कुमार, आप यहीं पे हैं। ठीक है, हाँ यहीं पे हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो हम बात करें कि ये है क्या, तो मैंने आपको ये बात बताई कि इस संघ के प्राणी, अब आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो कहिएगा यह जंतु जगत का एक संघ है। सिंपल भाषा में आइए, अब इसको लिखिएगा कैसे, कहिएगा यह जंतु जगत का एक संघ है जो सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ होता है जिसमें अब तक समस्त जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनका 75% भाग है इसी संघ के अंतर्गत आता है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो 2/3 हिस्सा ओनली किसका है, तो कहिएगा आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, हाँ आर्थ्रोपोडा का ओनली कितना, तो आप कहिएगा 2/3 हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, हाँ और इस संघ के अंतर्गत किसको रखा गया, तो कीटों को रखा गया। किसको बोलिए, तो किसको रखा गया, कीटों को रखा गया है। और उन कीटों में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, उनकी एक ये विशेषता है। संधि युक्त का मतलब होता है जोड़ा में पाया जाएगा, जितना खंडित भाग होगा उस प्रत्येक खंड में जोड़ा पाद पाया जाएगा, जोड़ा जो है उसका उपांग पाया जाएगा। यही जो है साउंड तेज कीजिए गुरुजी, इतना तो अच्छा साउंड है जी, अब कितना तेज करे बताइए। चलिए स्टार्ट करें, तो लिख लीजिएगा, हाँ लिख लीजिए आप सभी लोग। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इस बात को लिखेंगे कि यह जंतु जगत का, यह जंतु जगत का एक संघ है, एक संघ है। या सीधे लिखेंगे यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, संघ है, ये बात तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है अब तक ज्ञात, अब तक ज्ञात जीवों का, अब तक ज्ञात जीवों का 75% इस संघ के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, सबसे बड़ा संघ है क्योंकि इस अब तक जितने भी जीव जंतु हैं उनका 75% जो भाग है वह किस में आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ठीक है, हाँ सबसे बड़ा संघ यही होता है। मोड़िया जागृति बोल रही है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया जी। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बात करते हैं एनसीईआरटी में जब आप देखे होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि 2/3 भाग, कितना, अब तक ज्ञात जीवों का 2/3 हिस्सा यह जो है अकेले कौन है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, 2/3 हिस्सा ओनली आर्थ्रोपोडा है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं, हाँ इस संघ में रखा किसको गया है, तो कहिएगा कीटों को रखा गया है गुरुजी। ठीक है, इसमें किसको रखा गया है, कीटों को रखा गया है। और एक और बात इसमें रखेंगे कि इसमें आने वाले जो जीव होते हैं, इसी में लिखिएगा इस संघ के जीवों में, इस संघ के जीवों में संधि युक्त, क्या बोलिएगा, संधि युक्त का मतलब हुआ जोड़ा, क्या हुआ, जोड़ा में, संधि युक्त यानी जोड़ा में, संधि युक्त उपांग, क्या बोलेंगे, उपांग का मतलब क्या हुआ, पाद। ठीक है, उपांग पाए जाते हैं। ठीक है,
पाए जाते हैं। पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है। और इसी संधि युक्त उपांग पाए जाने के कारण इसका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा। क्या नाम रखा गया? आर्थ्रोपोडा इस संघ का नाम रखा गया। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, एक बार शेयर होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए ध्यान से, दो बातें तो आप समझ गए। पहली बात आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कहिएगा आर्थ्रोपोडा। अब तक ज्ञात जितने भी जीव हैं उसका 75% जीव है इस संघ के अंतर्गत आते हैं। और ये कितने को रखा हुआ है, यानी कि अगर कहें कि 2/3 भाग है इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस संघ के जीवों में संधि युक्त है। संधि युक्त का मतलब हुआ जोड़ा में उपांग पाए जाते हैं, यानी पाद इसमें पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वयस्क के शरीर में भी लीवर, हाँ उस टॉपिक पे ही बात करेंगे। क्या नाम है? हाँ ललित कह रहे हैं सर जी, वयस्क शरीर में भी रक्त, उस पे बात कर लेंगे। ठीक है, रक्त वाला एक चैप्टर है, आप लोग काहे परेशान हो जाते हैं? हाँ रक्त वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग बात कर लेंगे उस पे। ठीक है, उधर आप लोग मत लेके जाइए। ठीक है, हाँ जहां पर लीवर की बात आएगी, यकृत की बात आएगी और रक्त बनने की क्रिया अगर समझेंगे वहां पे पूरा एक्सप्लेन उसको करेंगे। ठीक है, अभी आप टू द पॉइंट आइए। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आइए। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इस संघ में किसको रखा गया? तो कहिएगा इस संघ में कीटों को रखा गया। किसको रखा गया है? तो कहिएंगे यहीं पे लिख लेंगे, नोट बना के लिख लीजिएगा कि इस संघ में कीटों को, किसको? कीटों को रखा गया है। ठीक है, कीटों को रखा गया है। ठीक है जी, किसको रखा गया है? तो आप कहिएगा कीटों को रखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए शिवम कुमार, चलिए बढ़े आगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि इसके आवास क्या होता है, ये लोग रहते कहाँ पे हैं? ठीक है, ये लोग रहते कहाँ पे हैं? तो पहले इसका उदाहरण आप जैसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इनका आवास क्या है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर्थ्रोपोडा की आवास की बात करें, जैसे हम आवास की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि इसमें आते कौन कौन है। जैसे आप ये देखेंगे कि इसमें आते कौन कौन है, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये कहाँ रहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां हमने क्या दिया? झींगा। क्या लिखा है? झींगा। आप लोग देखे होंगे झींगा कहां पाया जाता है जी? तो झींगा जल में पाया जाता है। कहां? जल में पाया जाता है ये झींगा। उसके बाद इसको देखिए, ये क्या है जी? तो आप कहिए गुरुजी ये है तितली। क्या है? तितली है। और ये तितली कहां पाई जाती है? तो तितली आपको पता होगा कि स्थल पर पाई जाती है, तितली ना जी, तितली। उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं बिच्छू। क्या है? बिच्छू। पाद किसे कहते हैं? उसके जो ये वाला हिस्सा है ये पाद है। ठीक है, ये वाला ये पाद है संधियुक्त। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पाद युक्त है ये जोड़ा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? यानी कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के जितने भी खंड होंगे उस प्रत्येक खंड में एक जोड़ा पाद पाया जाएगा, वो सिंगल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तितली। तितली कहां पे है? तो स्थल में है। उसके बाद यहां देखिए क्या है? बिच्छू। क्या है जी? बिच्छू। बोलिए देखे होंगे आप लोग, बिच्छू देखे होंगे जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं ना जी। हाँ बिच्छू है, बहुत बढ़िया जी, ये है बिच्छू। और ये बताइए क्या है? ये बताइए क्या है? स्थलीय एवं जलीय होते हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया, आप तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा लिए होंगे कि ऐसे जो जीव आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के उदाहरण हैं। और ये जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आप इसको देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो है जलीय है। क्या है? ये जलीय है। और वहीं पे बात कर ले तितली की, तो ये स्थलीय है। क्या है? स्थलीय। और बिच्छू भी क्या है? स्थलीय है जी, ना जी, स्थलीय है। ठीक है, हाँ। और ये बताइए क्या है जल्दी से?
जल्दी से, ये है टिड्डा। क्या है जी? ये है टिड्डा। और राम जी का सुगा आप लोग, बहुत बढ़िया जी, बच्चा एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया, टिड्डा। और ये टिड्डा का उदाहरण है। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल पे पाए जाते हैं, ये स्थलीय होते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ जी, फतिंगा टिड्डा, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे जो है इसको फतिंगा कह रहे हैं ना जी, हाँ इसको फतिंगा कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, बढ़े आगे। अब यहाँ पे बात आती है आर्थ्रोपोडा के जीवों के आवास की। तो मैं अब बता दूं कि ये जो जीव होते हैं स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। ठीक है, स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। और ध्यान दीजिए, जलीय की जब बात आती है तो जल भी दो प्रकार के, एक तो लवणीय और दूसरा अलवणीय। तो ये जो जीव होते हैं दोनों में पाए जाते हैं। अब झींगा देखिए, तो हमारे नदी तालाब में भी झींगा पाया जाता है और समुद्र में भी पाया जाता है। तो समुद्र का जल कैसा है? तो लवणीय है। और हमारे जो नदी नालों में जल है वो कैसा है? और लवणीय है। दोनों जगह पे पाया जाता है। ठीक है, हाँ दोनों जगह पे पाया जाता है। तो इसको कहेंगे ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है। तो आइए अब लिख लें, बोलिए अब लिख लें। चलिए इस बात को लिखते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के आवास की बात करते हैं। तो आप कहिएगा इस संघ के जितने भी जीव होते हैं वे जलीय ना जी, कहिएगा इस संघ के जीव, इस संघ के जीव जलीय ना जी, इस संघ के जीव जलीय। और जल की जहां बात आएगी तो यहां लिखेंगे लवणीय, लवणीय या अलवणीय। जलीय है ना जी, इस संघ के जीव जलीय कोमा स्थलीय, स्थलीय एवं। अब देखिए स्थलीय तो होते ही हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि संघ के जीव जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, तथा कुछ जो होते हैं तथा कुछ परजीवी के रूप में, कुछ परजीवी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, रूप में भी पाए जाते हैं, भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें अगर आर्थिक महत्व की, आगे आपको आर्थिक महत्व देखना है, लेकिन यहाँ पे आपको झींगा देखने को मिला ना जी, झींगा देखने को मिला, वहीं पे आपको तितली देखने को मिला, टिड्डा देखने को मिला, अभी एंडी मच्छर भी आपको देखने को मिलेगा, मादा एनोफिलीज मच्छर है ना जी। तो ये अगर महत्व की बात करें तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें से कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हैं, है ना जी, यानी हमारे मित्र हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे शत्रु हैं। ठीक है, मित्र और शत्रु का मतलब समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। जो हमारे लिए लाभप्रद है वो हमारे मित्र हैं, और जो हमारे लिए हानिप्रद है वो हमारे शत्रु हैं। ठीक है, जैसे इसमें से इस संघ के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे जीव हैं जिनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है, तो वो जो है लाभप्रद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाभप्रद हो जाएंगे। इस संघ कुछ ऐसे जीव होंगे जिनका उपयोग रेशम बनाने में किया जाता है, तो जहां पर रेशम बनाने में उपयोग होगा वो लाभप्रद हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीव होंगे जैसे अगर आप देखें बिच्छू को, तो बिच्छू हमारे लिए हानिप्रद है क्योंकि हमें जो है रोग उत्पन्न कराती है ना जी। तो इस तरह से हानि और लाभ और हानि दोनों है इससे। ठीक है, हाँ समझ गए। तो चले बढ़े आगे, बोलिए बढ़े आगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से बात करते हैं आगे बढ़ करके। ठीक है, अब ये चीजें समझ गए आप लोग। इस चित्र को आप लोग देख लिए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, चलिए स्वागत है आपका, है राहुल रोस्टर, क्या नाम है जी, हाँ चलिए बढ़ेगा। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए जी, इस तस्वीर को देखिए, रेड लाइट वाला गाड़ी मिलेगा तभी तो हम दोनों अरे वाह रे, एक से एक बच्चा है हमारे क्लास में। चलिए अब आप बता दीजिए कि ये जो आपके सामने है ये किसकी तस्वीरें हैं। हाँ एक बार आप हमें ये बता दीजिए कि जो आपके सामने ये तस्वीरें आपको दिख रही है ये किसकी तस्वीरें हैं, जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से। आई एम लेट, तो कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। चलिए, परजीवी क्या होता है जी? परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों के शरीर में रह करके अपना जीवन यापन करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, वही परजीवी कहलाता है। ठीक है, हाँ, वही परजीवी कहलाता है। ठीक है, समझ गए? परजीवी का मतलब होता है पर यानी दूसरे के शरीर में, जीवी का मतलब जीवन यापन करना, दूसरे जीवों के शरीर में रह करके अपना भोजन जो प्राप्त करता है उसी को परजीवी कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया कि गुरुजी ये बिच्छू है। हाँ, सही, आप लोग पहचाने हैं, ये बिच्छू ही है। ठीक है, ये बिच्छू है। और मैंने आपको बताया था कि संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उस जीवों में क्या होगा, तो उस जीवों में गुरुजी, उस जीव में जो है संधि युक्त उपांग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? मैंने आपको ये बात बताई थी, किसमें क्या होते हैं? संधि युक्त। ठीक है, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, और उसको आपको ध्यान में रखना है, उपांग पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, आप यहां पे ध्यान से देखिए, इस यहां से लेकर के और यहां तक आपको इसके खंड स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप यहां पे आइएगा, देखिए एक खंड आपको यहां से यहां तक दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद एक खंड आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, हाँ, उसके बाद वाला खंड आपको यहां पे है। ठीक है, उसके बाद वाला खंड आपको यहां पे दिखेगा, और इसी तरह से प्रत्येक खंड, यानी कि कई खंडों में इसका शरीर क्या है? विभाजित है। ठीक है, और प्रत्येक खंड में इसके दो उपांग पाए जाते हैं, और इसी उपांग को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं ना जी। इसी को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे उपांग कहेंगे, या इसी को कहेंगे पाद। क्या कहेंगे? पाद। ध्यान रखिएगा, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ये क्या है? ये इसकी विशेषताएं हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। चलिए बढ़े आगे, बोलिए, बढ़े आगे, जल्दी से बोलिए। यस सर, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया गुरुजी? जल्दी बोलिए। चलिए जल्दी से बोलिए। चलिए, आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा कि संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, और संधि युक्त उपांग का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहां पे। ठीक है, हाँ, अब यहां पे आते हैं, अब विशेषता की बात कर लेते हैं। झींगा को देखिए ना जी, झींगा को भी आप देखिए, ये है महाराज झींगा महाराज। ठीक है, तो चलिए पहले विशेषता हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे हम लोग लिखते हैं विशेषता। कहां गया जी इसका? आवास हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, विशेषता महाराज नहीं है ना जी। चलिए एक हेडिंग बनाएंगे विशेषता की। किसकी? हम बताएंगे, विशेषता लिखेंगे ना जी। चलिए जी, चलिए ठीक है, अब बढ़े आगे। विशेषता लिख लेंगे, हाँ विशेषता लिख लेंगे जी। पहले आप इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि संघ आर्थ्रोपोडा के कोई दो अद्वितीय लक्षण लिखिए ना जी। तो सबसे पहले लक्षण आप कब लिखिएगा? लक्षण आप कब लिखिएगा? जब इसकी विशेषता को समझिएगा, है ना जी, कि आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहले इस बात को समझिए, तब आपको आर्थ्रोपोडा के कोई दो अद्वितीय लक्षण लिखना पड़ेगा जो किसी और में नहीं है। ठीक है, किसी और में नहीं है। आपको बताना है, पैर ही क्यों नहीं कहते हैं गुरुजी? है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अद्वितीय लक्षण आपको बताना है कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले ऐसे दो लक्षण बताना है जो किसी और में नहीं है, किसी और में नहीं है। ये आपको बताना है। और हम आपको अभी आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता के तरफ लेके चलते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा ना जी, आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं के बारे में बताने जा रहे हैं, विशेषताएं, और इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा कि आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं क्या है। पहली बात तो हम अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता मतलब है क्या? मतलब यह है कि इसके अंदर है कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से गुण है, इसी पे हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, हाँ, इसी पे हम लोग बातें करेंगे, आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं कौन कौन सी है।
है, ठीक है। चलिए जल्दी से बोलिए, आर्थ्रोपोडा की पहली विशेषता में क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि इस संघ के अंतर्गत, ये जो आर्थ्रोपोडा है, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होंगे, इस संघ में जितने भी जीव होंगे, उन सारे जीवों का शरीर क्या होता है, तो कहिएगा कि खंडित होता है। क्या होता है, खंडित होता है, बिल्कुल जी हाँ। इस संघ के सभी जीवों का शरीर क्या होता है, खंडित होता है, यानी विखंडित होता है, ठीक है जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, नहीं नहीं, बिच्छू नहीं खाया जाता है जी। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे जीव होंगे इस संघ के जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा खाने में किया जा सकता है, सारे का नहीं ना जी, सारे का नहीं। हाँ, इस संघ के अंतर्गत आने वाले लाल मोहन जी आ गए हैं जी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम लिख लेंगे इस संघ के जीवों का शरीर, जीवों का शरीर क्या होता है जी, शरीर खंडित होता है, ठीक है, खंडित होता है। और अभी आप लोगों को बिच्छू में दिखा है ना जी, वही बिच्छू में दिखे कि बिच्छू का जो शरीर था वो अलग अलग खंडों में खंडित था, है ना जी। हाँ, अलग अलग खंडों में क्या था, खंडित था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका शरीर क्या होता है, अलग अलग खंडों में खंडित होता है, ठीक है जी जी हाँ। चलिए हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, ये भी बात सही है कि संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे त्रिस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। इस बात को भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो कहेंगे इस संघ के जीव त्रिस्तरीय होते हैं ना ये, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक ना जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। और त्रिस्तरीय का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है। आप एक बार जल्दी से बताइए, त्रिस्तरीय में कितने स्तर होते हैं, उन स्तर का नाम बताना है आप लोगों को। हाँ, त्रिस्तरीय की अगर बात करें तो हम उसी स्तर की बात करते हैं जो भ्रूणीय स्तर में पाए जाते हैं। हिंट है ये, ठीक है। आपको नाम बताना है कि कौन कौन से स्तर इसमें पाए जाते हैं। हमने यहां पे दे दिया, ये क्या होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। हाँ, और भी बात करें तो इसमें क्या होता है, अंग स्तर का, ठीक है। हम बात करें अंग तंत्र स्तर का, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ सर जी, समझ में नहीं आया। हाँ, कहाँ नहीं समझ में आया, एक बार बोलिए जल्दी से, कहाँ नहीं समझ में आया जी आपको। सर समझ में नहीं आया है, ओहो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरोही कुमारी, इनका, हाँ इनका आ रहा है ब्रोकन, और भी ओहो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे सारे बच्चे, निधि सिंह और मोरिया, खुशबू और अजीत सारे बच्चे जो है और ये दे रहे हैं त्रिस्तरीय का मतलब गुरुजी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों स्तर होते हैं, तीनों भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलिए, तीसरे नंबर में क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होंगे उनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाएगा। क्या होगा, तो आप लिखेंगे इस संघ के जीवों में क्या होता है, तो कहिएगा अंग स्तर का, ठीक है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है। बोलिए तो आप सभी लोग, शारीरिक संगठन पाया जाता है। सभी लोगों को लिखना है, संगठन पाया जाता है। बोलिए जल्दी से, शारीरिक संगठन पाया जाता है कितने, तो कहिएगा कौन सा शारीरिक संगठन है, तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बोलिए चौथे नंबर में क्या होना चाहिए, चौथा नंबर आप लोग बोलिए जल्दी से बोलिए,
बहुत बढ़िया जी। हाँ, इस संघ के जीवों में आहार नाल पूर्ण होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कौन है? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा। क्या नाम है जी आपका? हाँ, कृतिका गुप्ता कर रही है कि इस संघ के जीवों का आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। बिल्कुल जी। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि इस संघ के जीवों का आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, या सीधे लिख सकते हैं पूर्ण होता है। ठीक है, आहार नाल पूर्ण होता है। ठीक है, आहार नाल क्या होता है? पूर्ण होता है। तो यहां पे 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। और बोलिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल। इस सर इसमें 5 जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसकी जिक्र हम पहले कर चुके थे। ठीक है, पहले इस बात की जिक्र कर चुके थे। अब बताइए, हाँ, अब बताइए अगला क्या होगा। हाँ, ठीक है, अगला बताइए क्या होगा। बिल्कुल जी। हाँ, हम कहेंगे कि इसका जो बाह्य कंकाल है वह काइटिन की काइटिन की एक मोटी परत से बनी होती है। ठीक है, हाँ, कहेंगे। अब एक बात और लिख लेंगे कि इस संघ के जीवों की 5वें नंबर में इस संघ के जीवों का बाह्य कंकाल किससे बना है? तो कहिएगा बाह्य कंकाल काइटिन की, किसकी? काइटिन की एक मोटी परत उपचर्म, यहां लिख लेंगे उपचर्म द्वारा बनी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? बनी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां 5 पॉइंट हमने दे दिया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक बार सभी लोग रिकॉल कर लीजिए। एक बार रिकॉल कीजिए। कहिएगा इस संघ के जीवों का शरीर कैसा होता है? तो खंडित होता है। ठीक है, पहचान है। इसी लक्षण के, इसी विशेषता के आधार पर आप इस संघ के जीवों को पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसा होता है? खंडित होता है। और कितने स्तर होते हैं? त्रिस्तरीय, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों स्तर पाया जाता है। ठीक है, इस संघ के जीवों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अगली बात करें, इसमें आहार नाल क्या होता है? पूर्ण होता है। और जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन की एक मोटी परत के द्वारा बनी होती है, जिसको उपचर्म कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, कितना पॉइंट हुआ? यहाँ पे 5 पॉइंट हुआ। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया। अगले 6ठे नंबर की बात करें, 6ठा पॉइंट की अगर बात कर ले बच्चा जी, तो 6ठे नंबर में ध्यान दीजिएगा। 6ठे नंबर की अगर बात करें तो कहेंगे इस संघ के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात कर लें। अगला पॉइंट भी लिख लें, जल्दी से बोलिए। और पॉइंट आप लोग बताइए क्या हो सकता है? जल्दी से, हाँ, जल्दी से बोलिए क्या हो सकता है। अब आपसे हम पूछे कि बताइए कि संघ के जो जीव होते हैं वे एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं? हाँ, अगर आप लोगों से हम पूछ ले कि इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं? एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है। जैसे हम लोगों में, मनुष्य में क्या होता है, मेल का शरीर अलग है और फीमेल का शरीर अलग है, तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ठीक इसी प्रकार से अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। बहुत बढ़िया, सारे के आंसर आने शुरू हो गए हैं कि एक लिंगी होते हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए जी, चलिए, बहुत अच्छा। तो लिख लेंगे इस बात को, यहां पे लिखेंगे कि इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ,
हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, एक लिंगी होते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, सारे के आंसर आने शुरू हो गए हैं गुरुजी। एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दा पर, और एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछ रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी तो एकदम आसानी से आंसर दीजिएगा। बोलिए, ये पूछ लें, जल्दी से बोलिए, पूछ लें। चलिए पूछे। हाँ, खुला होता है। खुला का मतलब होता है हम लोगों के शरीर में क्या होता है ना, बंद नलिकाओं में, बंद नली के अंदर जो है रक्त का परिवहन होता है, लेकिन इसमें बंद नली में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसी की बात हो रही है। चलिए पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अगर हम पूछे कि जंतु जगत का या जीव जगत का, हम यहां से पूछे जीव जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ है। देखिए ये लॉलीपॉप है ना जी, आप कहिएगा ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब ये एकदम जो है ना जी, हाँ हलवा कहिए आप, हाँ हलवा कहिए। ये ऐसा जो है क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन। इतनी चीजें आप समझ गए तो ये आपके लिए हलवा ही लगेगा ना जी, ये आपके लिए हलवा लगेगा। और ये हलवा प्रश्न है। आपसे अगर ऑप्शन में पूछ ले कि ऑप्शन में क्या क्या आ जाए, ध्यान दीजिएगा। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पौड़ी फेरा, क्या रहे, पौड़ी फेरा ना जी, पौड़ी फेरा। और दूसरा ऑप्शन नंबर बी में रहे आर्थ्रोपोडा, क्या रहे, आर्थ्रोपोडा। और तीसरे नंबर सी नंबर में रहे, बताइए जल्दी से, नाइडेरिया रहे, ठीक है, नाइडेरिया रहे। और ऑप्शन नंबर डी में अगर आ जाए, ऑप्शन नंबर डी में आ जाए, क्या ले लें, प्लेटी हेलमिन्थीज ले लेते हैं, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज। ये सभी के सभी आप संघ है, ठीक है, सभी के सभी क्या है, संघ है। वाह क्या बात है जी, वाह। चलिए बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया आप लोगों के आंसर को देख करके। चलिए तो सभी के आंसर आने शुरू हो गए। आर्थ्रोपोडा ये जो है सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इस संघ में 75% जीव आते हैं ना जी। समस्त जीवों का 75% या 2/3 भाग है किसमें आता है, तो आर्थ्रोपोडा में आता है। इस वजह से जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाता है, तो हो जाता है आर्थ्रोपोडा। क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा जी। चलिए बढ़िया गए, सभी के आंसर आने शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर बी आ रहा है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। 75% या 2/3, अगर ऑप्शन में 2/3 रहे तब भी आप टिक आउट वहीं करेंगे, और 75% रहे तब भी आप टिक आउट करेंगे, ऐसा माना गया है। और हमने देखा है कि एग्जाम में कभी कभी 75% देता है और कभी कभी जो है 2/3 भाग देता है, ठीक है। हाँ, दोनों बातें आपको मैंने बता दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपको फंसना नहीं है, ठीक है, वैसे आपको नहीं करना है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है ना जी। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना है, दोनों बात आपको जानना है। चाहे कहीं से पूछे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया गए। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहां पे आइए, यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे थे, और इस क्वेश्चन को इसलिए रखे थे कि सबसे पहले आप लोगों को हम विशेषता बता दें, ठीक है। और जब विशेषता बता दिए तब आप ही लोगों से हम पूछेंगे, तब आप ही लोगों से ये बात पूछेंगे कि संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 अद्वितीय लक्षण बताएं। कोई ऐसा 2 अद्वितीय लक्षण बताना है जो किसी दूसरे संघ में नहीं पाया जाता है। तो कहिएगा गुरुजी अभी तक संघ टोटल पढ़े कहाँ है, ठीक है नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी तक जितना संघ पढ़े हैं उन संघ में नहीं होना चाहिए, ये बात आपको बताना है। तो सबसे पहला तो ये चीज है कि अभी तक जितने भी संघ का अध्ययन आपने किया उसमें ऐसा कहीं नहीं आप लोगों ने देखा कि संधि युक्त उपांग पाए जाते हो, कहीं मिला, कहीं ऐसा नहीं मिला जिसमें पैर होता हो, ठीक है। हाँ, अभी तक आप लोग स्पंज देखे, यू स्पंजिला देखे, हाँ ना जी, उसके बाद
ये जोंक देखे, ये क्या कहते हैं, केचुआ देखे, ये जितने भी जीव जंतु को आप लोगों ने देखा, जितने जीव जंतु के बारे में आपने अध्ययन किया, उन सभी जीव जंतुओं की अगर तुलना करें तो उनमें इस तरह के संधि युक्त, ये संधि युक्त पाद नहीं पाए जाते थे, यानी संधि युक्त उपांग उसमें नहीं पाए जाते थे। ठीक है, हाँ, नहीं पाए जाते थे। अतः इसमें दो लक्षण की अगर बात करें तो एक नंबर में ही आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा कि इस संघ में सीधे लिखते हैं, इसमें संधि युक्त है ना जी, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। पहली बात हो गई। और संधि युक्त उपांग आपको बता दिया है ना जी, संधि युक्त उपांग आपको बता दिया है, संधि युक्त उपांग क्या होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट आप लोगों से मैंने शेयर किया था, अभी आप लोग बताए थे कि इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो दूसरे नंबर में अगर पूछा जाए तो कहेंगे इसके बाह्य कंकाल क्या है? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किसकी बनी होती है? बाह्य कंकाल काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की, काइटिन की बनी होती है, की बनी होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लक्षण है, ये जो लक्षण है वह किसी में नहीं है। ये जो लक्षण आप देख रहे हैं, ये सारे दोनों लक्षण किसी संघ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए जी, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए जी, बढ़े आगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट में अगर आकर के बात करते हैं। किधर गए? अच्छा, हम लोग इतने पीछे आ गए। चलिए, रेस्पायरेशन की बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं ना जी। श्वसन की अगर बात करें तो आप लोग श्वसन के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि श्वसन क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताइए, श्वसन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पायरेशन? हाँ, व्हाट इज रेस्पायरेशन? श्वसन क्या होता है? संधि युक्त उपांग की बातें हम लोगों ने कर ली थी। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, श्वसन की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को यह बताई थी, श्वसन क्या होता है? अगर बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करके फेफड़े तक पहुंचाते हैं और जो शरीर से नासिका छिद्र द्वारा या आप कहिएगा श्वसन अंगों के द्वारा जब अनावश्यक जो हाँ, बहुत बढ़िया, अंजलि भारद्वाज का कहना है सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें दो क्रियाएं सम्मिलित होती है, एक क्रिया होती है प्रश्वास, एक होती है उच्छ्वास। यही जानते होंगे आप लोग। प्रश्वास में बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं और फेफड़े तक पहुंचाते हैं, और उच्छ्वास में फेफड़े से क्या करते हैं? फेफड़े से CO2 को बाहर निकालते हैं। ये दो क्रियाएं काम करती है, प्रश्वास और उच्छ्वास। और जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तो क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन अब हम लोगों को बात ये करना है कि जो संघ आर्थ्रोपोडा है, इस आर्थ्रोपोडा में श्वसन की क्रिया कैसे होती है? हाँ, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, ये आपको ये चीजें समझना है। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान दीजिए। ना स्वर गलत है। हाँ, पंकज कुमार कह रहे हैं ना स्वर गलत है। बताइए, आप सही बताइए महादेव जी। आप बताइए सही क्या होगा। हमने आप लोगों से ये बताया, इसकी परिभाषाएं आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे, या आप कहेंगे श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है ना जी। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं परिभाषा। ठीक है, चलिए जी, चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, अगर हम इसमें श्वसन की क्रिया की बात करें, ठीक है, तो इसमें श्वसन होता कैसे है? तो सबसे पहले तो बात करें कि श्वसन की क्रिया में ध्यान दीजिएगा, उपचर्मा, ये क्या कहते हैं, क्लोम आता है, यानी गिल्स है ना जी। ट्रेकिया का नाम सुने होइएगा, ट्रेकिया।
और आप बताइए फेफड़ा का नाम सुनिएगा, सुने होंगे, बोलिए जल्दी, सुने हैं कि नहीं? यानी कि 10th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को मिला होगा कि स्थलीय जीवों में 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं ना जी। एक होगा ट्रेकिया, है ना जी, ट्रेकिया या श्वास नली, दूसरा हो गया गिल्स, है ना जी, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा जल्दी से बताइए, तीसरा हो गया फेफड़ा। क्या हो गया? फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो गिल्स है वह मछलियों में पाया जाता है, और गिल्स का होना मछलियों का प्रधान लक्षण है। गिल्स का होना मछलियों का क्या है? प्रधान लक्षण है। और उसी में झींगा महाराज आते हैं। कौन आते हैं? झींगा महाराज। तो अब तो कंफर्म हो गया कि झींगा जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है उसमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होगी? तो कोलोम यानी गिल्स के द्वारा होगी। ठीक है, क्लियर? गिल्स के द्वारा होगी। क्लियर हो गया? अब चलिए इस बात को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, झूमिंग नहीं, झींगा है जी, हाँ झींगा है। चलिए चलिए जी लिखते हैं, कहिएगा इस संघ के जीवों में, इस संघ के जीवों में नहीं जी, जीवों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा? तो कहिएगा श्वसन की क्रिया किसके द्वारा? तो कहिएगा शरीर के सतह से। किससे? शरीर के सतह से श्वसन की क्रिया शरीर के सतह द्वारा ना जी, शरीर के सतह द्वारा। फिर कोमा दे के लिखेंगे, किससे होगा? तो कहिएगा क्लोम। क्या द्वारा कहिएगा? क्लोम है। क्लोम को क्या कहेंगे? गिल्स। लिख दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं गिल्स, है ना जी, क्लोम। तथा जितने भी स्थलीय होंगे, स्थलीय जीवों में किसके द्वारा होगी? बोलिए जल्दी से, स्थलीय जीवों में किसके द्वारा होगी? तो कहिएगा श्वास नली। स्थलीय जीवों में श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या इसी को कहेंगे अंग्रेजी में ट्रेकिया के द्वारा होती है। लेकिन अब एक बात जो है यहाँ पे उलझने वाली है, ठीक है, एक बात यहाँ पे उलझने वाली है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा स्थलीय कीट की, ठीक है, स्थलीय कीट की क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि श्वास नली या ट्रेकिया दोनों में से कोई नहीं हो। ठीक है, तो कहिए गुरुजी ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों नहीं होगा तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोग 10th क्लास में यही श्वसन किसे कहते हैं सर? वाह, बहुत बढ़िया निखिल कुमार, क्वेश्चन आप पूछे। पहले यहां आइए, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ आइए ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर श्वास नली या ट्रेकिया ना रहेगा तो वहाँ क्या रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी जाइएगा तो वहाँ पर एक जो है वर्ड आया है बुक लॉन्ग्स। क्या आया है? बुक लॉन्ग्स। यानी कि अगर इसको हम कहें हिंदी में लिखे, पहले किस में लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे पुष्ट फुफ्फुसो, है ना जी। क्या लिखा हुआ है? पुष्ट, ध्यान दीजिएगा, पुष्ट फुफ्फुसो। देखिए पुष्ट फुफ्फुसो, और इसको कहा गया बुक लंग्स। क्या कहा गया? बुक लंग्स। लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है, बुक्स लंग्स के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, और यहीं से क्वेश्चन आपका फंसेगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फंसेगा। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया कि या तो श्वास है त्वचा के द्वारा कर लेंगे, यानी शरीर के सतह द्वारा कर लेंगे, तो ठीक है चलिए कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बात है कि कुलोम यानी जो जल में रहते हैं वो कहां से कर लेंगे? गिल्स के द्वारा कर लेंगे, ठीक है, कहां से कर लेंगे? गिल्स के द्वारा कर लेंगे। और जितने स्थलीय होंगे उन स्थलीय में या तो श्वास नली से होगा, या तो श्वास नली से होगा, और न तो कहां से होगा? ट्रेकिया से होगा। कहां से होगा? ट्रेकिया से होगा। और ये अगर ऑप्शन में ट्रेकिया नहीं रहता है तो वहां क्या रहेगा? पुष्ट फुफ्फुसो, जिसको बुक लॉन्ग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुक लॉन्ग्स कहा जाता है। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो क्या आप लोग आंसर दे पाइएगा? चलिए
मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन यहां पूछता हूं, अगर आप लोगों से ये पूछे कि ध्यान दीजिए कि जो आप बिच्छू देखे है ना जी, जो आप बिच्छू देखे, चलिए आप ही लोग बताएं कि ये बिच्छू है ना जी। बिच्छू में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्रिया किसके द्वारा होती है? जल्दी से होती है, ध्यान दीजिएगा। एकदम सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर देंगे। हमको जहां तक उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके नहीं फंसेंगे। ऑप्शन नंबर ए में अगर दे दें श्वास नली, क्या आएगा? श्वास नली, ठीक है, श्वास नली। और ऑप्शन नंबर बी में आ जाए, ट्रेकिया, क्या आ जाए? ट्रेकिया। और ऑप्शन नंबर सी में आ जाए, पुष्ट फुफ्फुसो। और ऑप्शन नंबर डी में आ जाए इनमें सभी। जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। हाँ, सभी लोगों को आंसर देना है जी, सभी लोगों को आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, ट्रेकिया, है जी। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, ट्रेकिया। वाह, गई भैंस पानी में ना जी, गई भैंस पानी में। और यार क्या करते हो तुम लोग? अच्छा, अब आंसर, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तीनों एक ही है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि श्वास नली को ही ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वास नली को ही ट्रेकिया कहा जाता है। ये बात अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि श्वास नली को ही अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं ना जी। और इसी ट्रेकिया को पुष्ट फुफ्फुसों के नाम से जाना जाता है। अतः इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी के आंसर बहुत, हाँ जी, हाँ आंसर डी सही है जी, डी सही है, तीनों सही है। मैंने आपको यहां पे इसलिए तो बताया, यहां देखिए इसी वजह से तो बताया, इस पे ज्यादा फोकस इसलिए किया कि श्वास नली या ट्रेकिया या फुफ्फुस यानी पुष्ट फुफ्फुसो इसी का नाम है, ठीक है। अतः ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बढ़िया गए? हाँ बढ़िया गए जी, जल्दी से बोलिए, बढ़िया गए? हाँ चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये हो गया क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब आप लोगों का आंसर आ रहा है सही, यानी डी नंबर अब आ रहा है। चलिए सुमित कुमार आप कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। संवेदी अंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संवेदी अंग की बात करते हैं। तो इनमें संवेदी अंग कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि संवेदी अंग होता क्या है, क्या है संवेदी अंग, पहले तो यह जानना जरूरी है कि संवेदी अंग क्या है। संवेदी अंग क्या है? बोलिए, कितने लोगों को पता है संवेदी अंग क्या होता है? संवेदी अंग क्या होता है? जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यह पता है संवेदी अंग के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जानिए संवेदी अंग क्या होता है। हम आपसे कहें कि जब हमारे घर या हमारे आसपास पड़ोस के यहाँ जब भी कोई अच्छी जो पकवान बनती है ना जी, अच्छी पकवान बनती है, उसका आभास हमें हो जाता है, ठीक है। तो उसका आभास कौन कराता है? तो उसका आभास संवेदी अंग कराता है। कौन कराता है? संवेदी अंग कराता है। जैसे अब और एग्जाम्पल है, जैसे आपके आसपास किसी आपके घर में ही बात कर लेते हैं, गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर का रिसाव हो जाए, उस रिसाव का अंदाजा, उसका आभास कौन कराता है? तो वो संवेदी अंग कराता है। कौन कराता है? संवेदी अंग कराता है। और साथ ही साथ बात करें तो जो, हाँ, बिहार में जो है एक बच्चा उस दिन कह रहा था कि बिहार का सबसे मस्त जो है, सबसे फेवरेट क्या है? लिट्टी चोखा, है ना जी। तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। उस लिट्टी में जो, हाँ क्या कहते हैं उसको, सत्तू ना जी, उस लिट्टी में जो सत्तू भरा जाता है, उस सत्तू में नमक मर्चा कितना है, उसका आभास कौन कराता है? तो संवेदी अंग कराता है। कौन कराता है? संवेदी अंग कराता है। तो ये संवेदी अंग है क्या? तो हम कहेंगे कि बाहरी संवेदनाओं को, बाहरी सूचनाओं को जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संवेदी अंग कहते हैं। और मनुष्य में अगर संवेदी अंग की बात करें तो मनुष्य में संवेदी अंगों की
संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। बोलिए तो 5 कौन कौन से हैं? चलिए बोलिए जल्दी से 5 कौन कौन से हैं और लिख लें हम लोग संवेदी अंग क्या होता है। जल्दी से संवेदी अंग को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ जी जल्दी से। हाँ जीव, स्किन चलिए हाँ आंख, नाक, कान, त्वचा और बोलिए क्या क्या है? संवेदी अंग। यानी कि वैसे अंग लिखेंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वैसे अंग जो बाहरी, वैसे अंग जो बाहरी सूचनाओं को या संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, संवेदी अंग कहलाता है, संवेदी अंग कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में अगर संवेदी अंग की बात करें, ठीक है, अगर हम किस में बात करें? मनुष्य में संवेदी अंग की बात कर लेते हैं ना जी। हाँ अगर यहीं पे बात करें मनुष्य में संवेदी अंग, संवेदी अंग बोलिए तो कौन कौन है? मनुष्य में संवेदी अंग की अगर बात कर लें तो कौन कौन से हैं मनुष्य में संवेदी अंग? सारे आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे, गर्दन से ऊपर सारे मिल जाएंगे। आंख है ना जी, हाँ शुरुआत करते हैं आंख से ना जी। आंख, नाक, कान, जीभ है, त्वचा। ठीक है, तो ये 5 संवेदी अंग है। कितने संवेदी अंग है? 5 संवेदी अंग है। ठीक इसी प्रकार से इन आर्थ्रोपोडा की जब बात करें, ठीक इसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा में भी ये संवेदी अंग पाए जाते हैं। ये संवेदी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से संवेदी अंग पाए जाते हैं? तो ठीक इसी प्रकार से 3 प्रकार के इसमें संवेदी अंग होते हैं। एक कौन है? श्रृंगिकाएं। ठीक है, श्रृंगिकाएं जो सामने होता है। ठीक है, हाँ एक होता है नेत्र यानी आंख। क्या होता है? आंख है, और इसमें 3 ही होता है। और तीसरे नंबर की बात करें जल्दी से, संतुलन पट्टी। क्या होता है? संतुलन पट्टी, संतुलन पट्टी। ठीक है, तो ये जो है 3 जो है संवेदी अंग पाए जाते हैं। और वहीं मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, संवेदी अंग क्लियर हो गया। संवेदी अंग क्या होता है और कहां कहां ये पाए जाते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, बढ़िया आगे। जी हाँ, चलिए जी, चलिए अब बात करते हैं। अभी यहां पे बात कर ले हम आर्थ्रोपोडा की आर्थिक महत्व की बात कर ले। किसकी महत्व की बात करें? आर्थिक महत्व की बात करें तो मैंने शुरू में आपको बताया आर्थिक महत्व कैसे है। इसका आर्थिक महत्व इसलिए है कि इसमें से कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए लाभप्रद है ना जी, और कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए क्या है? लाभप्रद नहीं है, यानी हानिप्रद है। और इसी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे मधुमक्खी की। किसकी बात करें? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मधुमक्खी की। ठीक है, मधुमक्खी की बात करें, आप लोग मधुमक्खी के छत्ते से मधु मोम निकाले होंगे और मधु भी निकाले होंगे ना जी। हाँ मधु निकाले होंगे यानी शहद। ठीक है, शहद की हम बात करते हैं जो आप लोग इसको, हाँ ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से मधुमोम। तो हम लोग आर्थ्रोपोडा की विशेषता कहते हैं, महत्व की बात करते हैं। तो सबसे पहला महत्व ये हो जाता है कि इससे हम लोग को लाभ होता है। क्या लाभ है? तो मधुमक्खियों से हमको लाभ ये है कि इससे जो है हम शहद प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं, और उस शहद का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? खाने में करते हैं। और इससे अगर इस मधुमक्खी की बात करें, ठीक है, इस मधुमक्खी की बात करें तो इसमें 2 तरह की मधुमक्खियां मिलेगी। ठीक है, मधुमक्खी की अगर बात करें तो इसमें से 2 तरह की मधुमक्खियां होगी, जिसका उपयोग हम कहां करेंगे? तो हम उपयोग करेंगे पालने में। आप लोग देखे होंगे कि
अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में वो जो है मधुमक्खी पेटिका होता है और उस मधुमक्खी पेटिका में जो पालतू मधुमक्खियां होती है उसको लाया जाता है ना जी। उसको चराने उड़ाने के लिए 10 पेटी 20 पेटी जो है लेकर के जाते हैं ना जी, और वहां से वो लोग क्या करते हैं, शहद की प्राप्ति करते हैं, फिर जो है उसका क्या होता है, मार्केट में सेलिंग हो जाता है। तो इस तरह से जो है इससे हमको लाभप्रद है। लेकिन मधुमक्खियों में कौन सी मधुमक्खी को पाला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, एपिस जो प्रजातियां होती है उसको पाला जाता है। किसको? एपिस से। मधुमक्खी में एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है जिसको कहते हैं एपी प्रजाति, ठीक है। एपिस से, एपिस से, एपिस जातियां, ठीक है, एपिस जातियां। अब जो है ये एपिस जातियां जो है पालने के काम में आती है, यानी इसको पाल करके इससे प्राप्त किया जाता है शहद। क्या प्राप्त किया जाता है? शहद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हाँ, और इसमें भी एपिस जातियां में भी दो तरह की आपको जातियां देखने को मिलेगी। इसमें से दो तरह की जातियां हैं, एक तो है भारतीय मधुमक्खी ना जी, हाँ, एक है भारतीय मधुमक्खी और एक है पहाड़ी मधुमक्खी, ठीक है। हाँ, एक कहेंगे एपिस इंडिका, नाम मिलेगा आपको एपिस, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका नहीं, एपिस इंडी, हाँ, एपिस इंडिका। इसको हम क्या कहेंगे? भारतीय, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे भारतीय मधुमक्खी। यहां लिख देते हैं भारतीय, भारतीय मधुमक्खी, मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी। ये हो गया। दूसरे प्रकार की जो मधुमक्खियां हैं जो पहाड़ी मधुमक्खी होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसका नाम है एपिस डोरसेटा। क्या नाम है? एपिस डोरसेटा। एपिस, इसको लिखेंगे एपिस, एपिस डोरसेटा। इसको कहेंगे पहाड़ी मधुमक्खी, ठीक है, पहाड़ी, पहाड़ी मधुमक्खी, पहाड़ी मधुमक्खी, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, तो इससे हमको फायदा है, इससे क्या है, फायदा है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग इसी पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और कहिएगा आर्थिक महत्व की बात तो कर लिए गुरुजी, इससे हानि भी बताइए, हानि भी बताइए। बिल्कुल, हम हानि की भी बात करते हैं, रुक जाइए, ठीक है। अगर इसकी बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए हम हानि की बात देख लेते हैं, इससे हानि क्या है, ठीक है। हानि की अगर बात करें थोड़ी सी यहीं पे अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से हानि, आर्थ्रोपोडा के जीवों से हानि ना जी। हानि यानी कि ये हमें क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो कहिए कैसे हानि पहुंचाते हैं? तो शुरू में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है जी, कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे लिए हानिप्रद होते हैं, और ये हानिप्रद कैसे हो जाते हैं, तो ये रोगवाहक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोगवाहक हो जाते हैं। रोगवाहक कैसे हो जाएंगे? अगर हम बात करें रोगवाहक की, किसकी? रोग वाहक की बात करें, रोगवाहक किसको कहेंगे? अगर रोगवाहक की बात करें तो रोगवाहक का मतलब हुआ कि जो रोगों को ढोए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर यहां पे ध्यान समझिएगा, इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें मादा एनोफिलीज, क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर की, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर की बात करें, और ये मादा एनोफिलीज क्या करता है? मलेरिया रोग का वाहक होता है। किसका? मलेरिया, मलेरिया रोगवाहक, मलेरिया रोगवाहक होता है, और ये मलेरिया रोगवाहक होने के कारण ये हमारे लिए हानिप्रद हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है? हानिप्रद हो जाता है। तो हम लोग इसी पे क्लास को आज समाप्त करेंगे। ये आर्थ्रोपोडा हुआ समाप्त, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हुआ समाप्त, कोई दिक्कत? आर्थ्रोपोडा हो गया समाप्त। और कल हम लोग इसके अगला जो संघ है, इसके आगे वाला जो संघ है, उस संघ को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा, उस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे मोलस्का। क्या पढ़ेंगे? मोलस्का। क्या पढ़ेंगे? मोलस्का, यानी कि ये कोमलता है, हाँ बिल्कुल, ऐठा घोंघा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे मोलस्का संघ। कौन सा संघ पढ़ेंगे? मोलस्का संघ पढ़ेंगे। बाकी आप लोग इतनी चीजें आप लोग एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ
चलिए ठीक है। चलिए बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइए आप लोग। हाँ, और स्टार के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा। अगर 5 स्टार दीजिएगा तो हमको लगेगा कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे कल के क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, 2 मिनट का टाइम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए जल्दी से पूछ सकते हैं। हाँ जी चलिए। मजाक कर रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, मजाक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, उपचर्म में क्या होता है? हाँ, एक मोटी परत होती है जो बाहरी चर्म होता है, उसको उपचर्म होता है, ठीक है, उसको उपचर्म कहते हैं। हाँ 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 चलिए ठीक है, बता दिए शुभम कुमार। हाँ ठीक है। हिंदी का क्लास कब से होता है गुरुजी? हिंदी का क्लास का टाइमिंग 9 बजे है, सुबह में 9 बजे। हाँ गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं कल के क्लास में बिल्कुल इसी टाइम में, ठीक है। हाँ धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा जी। हाँ बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? हाँ चलिए सुमित कुमार, धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ क्या है क्या नाम है जी आपका? इजाज। एक से एक शायरबाज बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे। हाँ काडेटा वर्ग में क्या क्या आता है? अरे काडेटा वर्ग आप काडेटा में पढ़िएगा ना, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमेलिया और पीसीज, ये सारी जो है काडेटा में पढ़िएगा, ठीक है। हाँ रोहित क्रिएटर, ठीक है, समझ गए। हाँ काडेटा में ये सारे जो है पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ हाँ बाय बाय, चलिए ठीक है। चलिए सभी को लव यू। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है, चलिए ओके।